नमस्कार दोस्तों महाशिवरात्रि पर्व की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, आज से महाकुंभ का समापन होता है और सत्ता की एक नई जंग भी शुरू होती है। सत्ता की इस नई जंग की बुनियाद महाकुंभ के दौरान उसके जरिए ही पड़ चुकी है, लेकिन उसके तार संगम से लेकर वॉशिंगटन तक जुड़ते हैं। सनातन में समय का फेर बहुत माना जाता है दोस्तों, और संगम से लेकर लखनऊ तक और नागपुर से लेकर मुंबई और वॉशिंगटन तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चारों ओर की परिस्थितियों को देखकर लगता है कि मोदी जी भी समय के उसी फेर में घिर चुके हैं दोस्तों। क्योंकि जिस वक्त वॉशिंगटन में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने डियर फ्रेंड प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक के बाद एक झटके दे रहे हैं, उसी वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी महाकुंभ के मसले पर सीधे मोदी जी से टकरा रहे हैं। विधानसभा में जब बकायदा लिखित पर्चा लेकर योगी शब्दों की सारी मर्यादा तोड़कर गिद्ध और सुअर जैसे डायलॉग सुना रहे थे, तो राजनीति के कई जानकार इसका निशाना सिर्फ उत्तर प्रदेश के विपक्षियों को नहीं, दिल्ली को भी मान रहे हैं। और समय चक्र के इसी खेल में नरेंद्र मोदी के एक पुराने राजनीतिक दुश्मन संजय जोशी आज लखनऊ में बताए जा रहे हैं। बताया यह भी जा रहा है कि संजय जोशी लखनऊ पहुंचने से पहले नागपुर का राउंड भी लगा चुके हैं। नागपुर का मतलब आप सब अच्छे से समझते हैं और संजय जोशी को भी आप जानते हैं। संजय जोशी वही हैं जिन्हें आरएसएस बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने पर विचार कर रहा है, और ऐसा किसी कीमत पर ना होने पाए, इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं दोस्तों। प्रधानमंत्री खुद जल्द ही नागपुर से संघ प्रमुख मोहन भागवत से मिल सकते हैं, ऐसा भी कार्यक्रम तैयार हो रहा है। तो क्या वो कोई सुलह समझौते के लिए नागपुर जाना चाहते हैं या वहां जाएंगे? कुल मिलाकर मोदी जी बहुत सारे फेर में फंसते नजर आ रहे हैं। इन सभी चक्करों की चर्चा आज होगी। नरेंद्र मोदी की संजय जोशी के साथ गुजरात से चली आ रही बरसों पुरानी अदावत की बात भी आज करेंगे, लेकिन शुरुआत महाकुंभ से करते हैं दोस्तों, जिसका आज महाशिवरात्रि के विशेष स्नान के साथ औपचारिक समापन हो गया। लेकिन सत्ता की खींचतान अभी जारी है दोस्तों। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज महाकुंभ के जरिए अपनी ब्रांडिंग यूपी से पूरे देश और दुनिया में करनी चाहिए, लेकिन कुछ हादसों ने योगी जी की इस मंशा को साकार नहीं होने दिया। महाकुंभ क्षेत्र में कई बार आग लगने और भगदड़ में हुई मौतों ने योगी जी के सपनों को झटका दिया। मुख्यमंत्री योगी उनकी पूरी सत्ता, सिस्टम और मेन स्ट्रीम मीडिया की लाख कोशिशों के बावजूद लोगों को 12 साल पहले हुए महाकुंभ की याद आ गई दोस्तों, जब उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की सरकार थी और महाकुंभ का सारा जिम्मा उनके वरिष्ठ मंत्री आजम खान ने संभाल रखा था। उस वक्त एक हादसा जरूर हुआ, लेकिन वो इलाहाबाद रेलवे स्टेशन पर हुआ था, जो असल में केंद्र सरकार के दायरे में आने वाले रेलवे विभाग की जिम्मेदारी थी दोस्तों। इस कूटनीतिक विफलता के साथ ही योगी जी के चुनावी हिंदुत्व की फील्ड में बढ़ते कदम देख दिल्ली भी अलर्ट हो गया है, क्योंकि नरेंद्र मोदी और अमित शाह इसी राह पर चलकर गुजरात से दिल्ली पहुंचे, तो उन्हें योगी जी की राह और उसकी मंजिल दोनों अच्छे से समझ आती है। शायद इसीलिए डबल इंजन का जुमला देने वाले प्रधानमंत्री मोदी के दोनों इंजन आपस में टकराते नजर आ रहे हैं दोस्तों। मोदी सत्ता के अधीन नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी कि एनजीटी कोर्ट ने संगम के पानी को प्रदूषित बताकर योगी सरकार को नोटिस तक भेज दिया। यूपी के प्रदूषण बोर्ड को खूब फटकार भी लगाई और परसों यानी 24 फरवरी को ही एनजीटी कोर्ट ने अपना फैसला भी सुरक्षित रख लिया। यह फैसला तब आएगा जब यूपी सरकार अपनी रिपोर्ट कोर्ट को दे देगी दोस्तों। एनजीटी ने संगम के जल को नहाने और आचमन करने लायक नहीं पाया। उसमें लोगों के मल मूत्र के अंश खतरनाक स्तर पर पाए गए। यह सब दिल्ली वाले इंजन की दिशा है, जबकि लखनऊ वाले इंजन की ऑफिशियल रिपोर्ट का एनजीटी कोर्ट को इंतजार है। लेकिन लखनऊ वाले इंजन की दिशा मुख्यमंत्री योगी ने विधानसभा में अपने संबोधन से क्लियर कर दी है। योगी जी का कहना है कि संगम का जल नहाने और आचमन दोनों करने के लायक है, एकदम फिट है। इसके साथ ही वो सदन में गरजते हुए दिखाई दिए कि महाकुंभ में सब कुछ शानदार रहा,
जिसने जैसा देखा उसे वही दिखा, गिद्धों को लाश दिखी और सुअरों को गंदगी। अब राजनीति की पूरी तस्वीर के साथ आप योगी जी के निशाने को खुद ही समझ लीजिए दोस्तों। योगी जी की जो भाषा शैली है, पर अलग से हम किसी और टिप्पणी की जरूरत नहीं करना चाहते, उसकी व्याख्या स्वयं सिद्ध है। बड़ा सवाल यह है कि मोदी सत्ता के दौरान इंजन टकरा क्यों रहे हैं। वैसे तो एनजीटी की रिपोर्ट कोई हैरान करने वाली नहीं है दोस्तों, लेकिन अपनी कमियां दिखाने वाली कोई रिपोर्ट जब मोदी बाहर नहीं आने देते हैं, तो योगी जी को कम से कम महाकुंभ खत्म होने तक की मोहलत तो दी ही जा सकती है दोस्तों। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, तो क्या इसके पीछे कोई खास मकसद है? क्या वो नरेंद्र मोदी की प्रधानमंत्री की कुर्सी से जुड़ा हुआ है ये मकसद? और क्या लखनऊ और दिल्ली के इंजन का ये टकराव मोदी, योगी और अमित शाह के पुराने टकराव का ही एक्सटेंशन है? दोस्तों, योगी और अमित शाह के बीच झगड़ा बरसों पुराना है और हम लोग इस पर पहले भी कई वीडियो आपको बता चुके हैं। अब माना यह जा रहा है कि नरेंद्र मोदी भी लोकसभा चुनाव में कमजोर होने के बाद योगी से नाराज है। लेकिन नरेंद्र मोदी की मुश्किल यह है दोस्तों कि मुख्यमंत्री बनाने से लेकर आज तक आरएसएस योगी की ढाल बना हुआ है और दिल्ली योगी का कुछ कर नहीं पा रही है। मोदी जी की इससे भी बड़ी मुश्किल मौजूदा दौर में यह है कि आरएसएस अब मोदी को ही कुर्सी से हटाना चाहता है। अच्छा या बुरा, नरेंद्र मोदी ने जैसा भी शासन अब तक देश में चलाया, लेकिन अब वो उम्र के उस पड़ाव पर पहुंच चुके हैं जहां पहुंचने पर खुद मोदी जी ही ना जाने कितने दिग्गजों को सक्रिय राजनीति से बाहर कर मार्गदर्शक मंडल में भेज चुका है। संघ वैसी ही अपेक्षा मोदी जी से कर रहा है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर अपना भरोसेमंद व्यक्ति इसलिए संघ चाहता है ताकि मोदी जी अगर सीधे सीधे कुर्सी से ना छोड़े या ना हटे, तो संगठन के जरिए उन्हें ऐसा करने के लिए बाध्य और मजबूर किया जा सके। मोदी के जाने की सूरत में अमित शाह खुद को प्रधानमंत्री की कुर्सी पर देखना चाहते हैं दोस्तों, शायद मोदी भी, लेकिन संघ दोनों ही गुजराती दिग्गजों से अब पीछा छुड़ाना चाहती है। सीएम योगी उसी जगह पहुंचना चाहते हैं जो असल में दिल्ली और लखनऊ की लड़ाई की जड़ है। इस बड़े टकराव को संघ बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के जरिए खत्म करना चाहता है। इसीलिए संघ मोदी के धुर विरोधी संजय जोशी का नाम आगे कर रहा है। नाम राजस्थान की पूर्व सीएम वसुंधरा राजे का भी चर्चा में है और शिवराज सिंह चौहान का भी। इन सब के बीच जब संजय जोशी के आज लखनऊ पहुंचने की खबर आई, तो बात और गंभीर होती जाती है। वो भी तब जब संजय जोशी के कुछ दिन पहले ही नागपुर जाने की खबर आ चुकी थी। दोस्तों, कहावत है कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, तो क्या नागपुर और लखनऊ के दौरे संजय जोशी इसी मकसद से पूरे कर रहे हैं? कुछ कहा नहीं जा सकता दोस्तों, क्योंकि संजय जोशी देश के किसी भी हिस्से में घूमने फिरने के लिए आजाद है, किसी से मिलने के लिए स्वतंत्र है। अंदेशा तो सिर्फ किरदार की पहचान और उससे जुड़े इतिहास की वजह से पैदा होता है दोस्तों। संजय जोशी कभी नरेंद्र मोदी के सहयोगी हुआ करते थे, आप सब जानते हैं, लेकिन ये बात करीब 20 साल पुरानी है। यह साल 1989 के आखिर का दौर था जब संघ ने संजय जोशी को संगठन मंत्री बनाकर गुजरात भेजा। उस वक्त नरेंद्र मोदी संगठन महामंत्री के पद पर 2 साल से काम कर रहे थे। दोनों संघ के फुल्ली ट्रेंड, तेज तर्रार और दूरदर्शी कार्यकर्ता थे। दोनों की जोड़ी जम गई और 1995 में पहली बार गुजरात में बीजेपी सत्ता में आ गई। सत्ता में आते ही नरेंद्र मोदी जी के महत्वाकांक्षा और बढ़ गई। हालांकि वो मुख्यमंत्री नहीं बने, लेकिन नरेंद्र मोदी और संजय जोशी ने केशुभाई पटेल की पैरवी की, लिहाजा शंकर सिंह वाघेला किनारे लग गए। वाघेला बागी हो गए और केशुभाई को छोड़कर सुरेश मेहता को मुख्यमंत्री बनाया गया। 2 की लड़ाई में तीसरे का फायदा हमेशा होता है दोस्तों। इस उठापटक के पीछे नरेंद्र मोदी को माना गया और उन्हें दिल्ली संगठन की ओर रवाना कर दिया गया। मोदी के हटते ही उनकी जगह गुजरात में संजय जोशी आ गए। अब जोशी ही नहीं चाहते थे कि मोदी वापस गुजरात आए, लेकिन मोदी अपने गृह प्रदेश जाने और वहां की सियासत थामने को बेताब थे। यहीं से दोनों के बीच कुछ शुरू हुआ। जब मोदी को संगठन के जरिए गुजरात वापसी का रास्ता नहीं दिखा, तो उन्होंने सत्ता के जरिए अपनी बिसात बिछानी दोस्तों शुरू कर दी। किस्मत के धनी नरेंद्र मोदी को 2001 में मौका भी मिल गया।
तब तक केशुभाई पटेल सीएम की कुर्सी पर बैठ चुके थे, लेकिन उनके कामकाज की शैली से सत्ता और संगठन दोनों नाखुश थे। इसी बीच 2001 में उपचुनाव हुआ, जिसमें सत्ता में रहते हुए भी बीजेपी चुनाव को हार गई। बीजेपी की वो हार और उस सीट का नाम नरेंद्र मोदी की राजनीतिक जीवन में महत्वपूर्ण स्थान रखता है दोस्तों। उसी वजह से नरेंद्र मोदी वो बने जो आज के नजर आते हैं, आज के नरेंद्र मोदी हैं। उस सीट का नाम है साबरमती। मुख्यमंत्री केशुभाई से नाराज होकर साबरमती से बीजेपी विधायक और एडवोकेट यतीन ओझा ने इस्तीफा दिया, लेकिन उपचुनाव में बीजेपी को वो सीट गंवानी पड़ी। उसी समय साबरकांठा लोकसभा का भी उपचुनाव हुआ, लेकिन मधुसूदन मिस्त्री को जीतकर कांग्रेस ने अपनी वो सीट बरकरार रखी। उस समय मोदी की ही जुबान में गुजरात में डबल इंजन की सरकार थी। केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे। बस यही वो मौका था जिस पर मोदी ने चौका नहीं छक्का जड़ दिया और दिल्ली के भरोसे में लेकर सीधा गुजरात मुख्यमंत्री बनकर अपने घर पहुंच गए। अब यह भी जाहिर था कि संजय जोशी का क्या होना था। नरेंद्र मोदी ने जोशी को दिल्ली मुख करवा दिया। इसके बाद दोनों के बीच दुश्मनी की दीवार सारी दुनिया के सामने आ गई। इस दुश्मनी में नरेंद्र मोदी के आगे बढ़ते रहने से संजय जोशी लगातार पिछड़ते रहे। 2005 में तो जोशी सीडी कांड ने उन्हें संगठन से बाहर करवा दिया। हालांकि बाद में खबर आई कि संजय जोशी और महिला की वो कथित सीडी फर्जी थी। आरोप मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी तक जाने लगे दोस्तों, लेकिन मामला अब पूरी तरह खत्म हो चुका है। दोस्तों, ये छोटी सी दास्तां आपको समझना इसलिए जरूरी था कि अब आप समझ सकेंगे कि संघ क्यों बीजेपी अध्यक्ष पद के लिए संजय जोशी का नाम आगे कर रहा है। अदावत का यही समीकरण अमित शाह और वसुंधरा राजे के बीच है, जो संघ की एक और पसंद है। इन हालात से निपटने के लिए मोदी और शाह ने एक नई ट्रिक अपनाई है। मोदी शाह का कहना है कि पूरब, उत्तर और पश्चिम यानी असम, ओडिशा से लेकर महाराष्ट्र तक बीजेपी बम बम है। लंबे समय तक सत्ता पर कोई आंच नहीं आने वाली, लेकिन दक्षिण में अब तक कमल की डंठल भी ठीक से जम नहीं पाई है। ऐसे में अब की बार तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश या तेलंगाना से किसी नेता को अध्यक्ष बनाना चाहिए। चर्चा तो यह भी है कि राहुल गांधी जिस तरह दलित राजनीति करके बीजेपी को बहुमत से नीचे ले आए हैं और कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी दक्षिण भारत के ही कर्नाटक से एक दलित नेता मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, उनका हवाला देकर भी मोदी संघ पर दबाव बना सकते हैं। आंध्र की डी पुंदेश्वरी और तमिलनाडु के अन्नामलाई ही नहीं, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण तक के नाम उछाले जा रहे हैं। असल में नरेंद्र मोदी और अमित शाह जेपी नड्डा जैसा यस मैन ही अध्यक्ष की कुर्सी पर चाहते हैं, ताकि दोनों के भविष्य का फैसला उन्हीं दोनों के हाथ में रहे, पार्टी अध्यक्ष या संघ के हाथ में न जाने पाए। दोस्तों, संघ प्रमुख मोहन भागवत भी ये बात बहुत अच्छी तरह से समझ रहे हैं, देख भी रहे हैं। इस रस्साकशी के बीच एक बीच के रास्ते के तौर पर शिवराज सिंह चौहान का नाम भी लाया जा सकता है, लेकिन शिवराज सिंह जिस तरह मोदी कैबिनेट के साथ ही मोदी जी की गोद में भी बैठे नजर आते हैं, उससे संघ का भरोसा कुछ कमजोर होता है, कुछ डगमगाता है। राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव को लेकर एक बात यह भी समझ लीजिए दोस्तों कि जब तक देश के आधे से ज्यादा राज्यों में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष नहीं चुन लिए जाते, तब तक राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं चुना जाएगा। प्रदेश में संगठन का काम होली तक संपन्न होने की उम्मीद है। फिलहाल संघ भी मोदी जी के 75 वर्ष पूरे होने का इंतजार कर रहा है, जो बस 6 महीने बाद पूरा हो रहा है। राजनीति की लहरों को गिनने वाले कई एक्सपर्ट मानते हैं कि राजनीतिक जमीन पर लोकतंत्र से खिलवाड़ के विपक्ष के गंभीर आरोपों से घिरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर सत्ता के तौर तरीके, देश की बिगड़ती अर्थव्यवस्था, गर्त में जाता शेयर बाजार और इन सब के साथ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से होती भारत की लगातार बेइज्जती, नरेंद्र मोदी को माय डियर फ्रेंड कह कहकर धमकाते रहना, भारत को अमेरिकी शर्तों पर झुकने के लिए मजबूर करने के ट्रंप के तेवर, ये सब कुछ संघ प्रमुख बहुत गौर से देख रहे हैं। और 17 सितंबर को मोदी जी की सालगिरह के बाद संघ का एक बड़ा फैसला जरूर आना है दोस्तों।
तो दोस्तों आज के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। इससे जुड़े रहिए। आपको ये खबरें, ये जानकारी कैसी लगी, पुरानी खबरें आपने देखी जिसको हमने आज की खबरों से जोड़ा है दोस्तों। इस लिंक को आप शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए कि हमारी मेहनत आपको कैसी लग रही है, ताकि तमाम भविष्य की और कुछ गुंजाइशों और कुछ खबरों वाली खबरें, यानी कुछ मजबूत खबरें, कुछ जानकारियां आप तक पहुंचती रहे। आप जुड़े रहिए एक्सक्लूसिव खबर से। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार।